लड़के वाले। अभी तक आप सबने पढ़ा कि नरेश जी अपनी पत्नी बेटों सहित बड़े भाई साहब रमेश जी के साथ बारिश के दिन अपने बड़े बेटे उमेश के लिए लड़की देखने भूवेश जी के घर किसी तरह पहुंच चुके हैं। लड़की के दादा नारायण जी बहुत सख्त स्वभाव के हैं। वो लोग पानी पी चुके हैं। कमरे में बारिश का पानी टपकने से सभी लोग दादाजी के पलंग के पास ही कुर्सी डालकर बैठ जाते हैं। दादाजी चाय नाश्ता लाने को कहते हैं। अब आगे। जी पिताजी, हम अभी लाए अंदर से। लड़की की बुआ तेज आवाज में बोलती है। रसोई घर में घर की बड़ी बहू जो लड़के वालों को पानी मिठाई देकर आई थी, रसोई में मौजूद सभी लोगों से कहती है, मुझे तो लड़का समझ में न आ रहा। चाय देने गई तो मुझे ही देखकर मुस्कुराने लगा, और तो और अपने हाथों में पहने वो मूंगा पन्ने की अंगूठी मेज पर हाथ रख धीरे धीरे बजाने में लगा था। क्या नाच गाना करने वाला है। मुझे ना अच्छा लगे ये लड़के की ऐसी हरकत करे। तभी बुआ जी बोली, हो सके भाभी की वो आपको अंगूठी दिखा रहा हो कि देखो कितने सोने की अंगूठी पहने हूँ। आजकल के लड़के दिखावा बहुत करे हैं। ऐसा क्या? सही बोली जी तुम। मुझे पता होता तो मैं भी अपनी सारी अंगूठी उसके आंखों के सामने हाथ आगे कर करके दिखाती। तभी लड़की की बड़ी बहन बोली, ये भी कोई हरकत हुई लड़कों वालों की। लगता है गंभीरता ना है छोरे में। इतनी बातें सुनने के बाद चाय छानती लड़की की माँ अपना घूंघट ऊपर कर बोली, आप लोग भी तिल का ताड़ बना रहे हो। लड़का फौज में है, नाच गाना करने वाला नहीं हो सके है। घबराहट में ऐसा करे हैं। जीजी, आप भी तो जब आपको जीजा जी देखने आए थे तो पता है ना कैसे जीजा जी अपने हाथों को मलने में लगे थे। और आप जीजी, कोई भी आए देखने वाले तो सबसे पहले अपनी चुन्नी ही उंगली में फंसाती हुई मुंह में ले लेती थी। कितनी चुन्नी में आपके छेद हो गए थे। और तू बबली, तुझे याद है दामाद जी जब तुझे देखने आए थे तो कैसे अपने पैरों और जूतों को हिलाने में लगे थे। हमें तो ऐसा लगा जैसे दामाद जी के पैरों में ही कोई दिक्कत है। तो आदमी वो का कहवे है अंग्रेजी में नर्वस हो गए हैं, तब ऐसा करे हैं। हमें क्या भाभी, हम तो छोरी का भला ही चाहवे हैं। छोरी अच्छे घर पहुंच जाए, बस गंगा नहावे सब। तब तक भूवेश जी घबराते हुए आए। तुम लोग इतनी देर से क्या कर रही हो? पंचायत खत्म हो गई हो तो चाय नाश्ता लेकर चलो। पिताजी की गाली ही सुनाई देगी अगली आवाज में। सभी औरतें पल्लू कर चाय नाश्ता लेकर बैठक में आई। इतनी प्लेट थी नाश्ते की कि एक मेज पर रखना मुश्किल हो रहा था। तभी दादाजी बोले, ऐसा करो बहू, कुछ नाश्ता मेरे पलंग पर रख दे। नरेश जी और रमेश जी एक दूसरे का मुंह देखने में लगे। तभी रमेश जी बोले, अरे इतने चीजों की क्या जरूरत है, हम नाश्ता करके आए हैं। तभी कड़ी आवाज में दादाजी बोले, ये भी कोई नाश्ता है? नाश्ता तो हमारे जमाने में होता था। जब छोरी देखने कोई आवे तो वो मक्खनलाल की भट्टी में पकाया गया वो लाल लाल रबड़ी वाला दूध तांबे के 250 ग्राम वाले ग्लास में नाक तक भर के दिया जाता था। जाने कौन कौन से पकवान बनते थे 10 दिन पहले से। आजकल तो कोई कुछ करना ही ना चाहे है। मन ही मन बीना जी और सभी लड़के वाले सोचने में लगे कि 20 तो घर के बने पकवानों की प्लेटें आ गई है। अब क्या 56 भोग लगाएंगे हमें। तभी भूवेश जी बोले, आप लोग देख क्या रहे हैं, चाय लीजिए, ठंडी हो जाएगी। चाय ले तो ले, कैसे? नाक तक तो भरी थी। नरेश जी और भाई साहब सोच रहे हैं, चाय हाथ में ले कैसे, ये तो जला देगी, फैल अलग से जाएगी। नारायण जी सभी को घूर कर देखने में लगे कि ये चाय क्यों नहीं ले रहे हैं। रमेश जी ने आखिर क्या ही दिया, जरा कोई ग्लास ले आइए, चाय ज्यादा है सभी की। देखा पिताजी, मैंने कहा था आपसे कि कप में ही चाय दो। आप तो वो ग्लास देने में बोल रहे थे पूरा भरकर। आजकल लोग चाय ज्यादा नहीं पीते। तभी भूवेश जी के भाई साहब बोले, आजकल आधा कप चाय दी जाती है। मैंने कही थी पिताजी से कि मेरा तो उठना बैठना हर जगह है। एक गिलास चाय में 4 लोग चाय पी लेते हैं। नरेश जी और रमेश जी एक दूसरे का चेहरा देखकर यही सोच रहे, कहाँ आ गए हम। अच्छा, लड़की देखने आए। खैर तभी बुआ जी एक गिलास लेकर आई और बोली,
इसमें कर दो चाय, आप लोग अपनी जितनी पीनी हो रख लो। सबने राहत की सांस ली गिलास देखकर। एक एक कर सभी कप उठा उठाकर चाय गिलास में डालने लगे। समीर का नंबर आते आते गिलास पूरा भर गया। उमेश ने समीर की तरफ खिल्ली उड़ाते देखा। समीर बेचारा क्या करता। दादाजी की बड़ी बड़ी मूंछों वाला डरावना चेहरा देख चाय का कप उठा पीने लगा। पहले ही घूंट में चाय उसकी शर्ट और हाथ पर गिर गई। दादाजी चिल्लाए, नीचे प्लेट रखकर पीनी चाहिए, जाओ बाहर नल है, धो आओ। बुसट और हाथ हल्के रंग की है, दाग पकड़ लेगी। उमेश छोटे भाई समीर को देख मुंह बंद कर हंसता रहा। तभी समीर उठकर बाहर आया। बुआ जी ने उसे पुराने जमाने का काले रंग का छाता दिया जिसके 3 डंडी टूटी थी। किसी तरह बारिश में टूटा छाता ले समीर बाहर नल के पास आया। उसे लगा नल तक पहुंचकर उसने कोई जंग जीत ली। उसने पाइप से हाथ धुला, तभी उसकी निगाह सामने त्रिपाल के नीचे बैठी सुब्रा पर गई, जो किताब में पढ़ने में मगन थी। समीर मन ही मन सोचा, जिस लड़की को हम भैया के लिए देखने आए हैं वो तो तैयार होने के बजाय यहाँ किताबों में घुसी है। फिर अगले ही पल वो सोचा, हो सकता है ये वो लड़की ना हो। हाथ और शर्ट धोकर वो अंदर बैठक में आ गया। सभी ने अभी चाय खत्म ही की थी कि दादाजी बोले, खाने की तैयारी हो गई, जल्दी लाओ, मेहमान भूखे होंगे, 12 बज गए हैं। कहाँ मर गए सब। इतना नाश्ता होने के बाद खाने का सुन लड़के वाले एक दूसरे का मुंह ताकने लगे कि अब क्या खाना भी खिलाएंगे। भाई साहब रमेश जी बोले, हम खाना बाद में खा लेंगे, अभी तो नाश्ता किया है। वैसे तो खाने का मन किसी का नहीं था, पर क्या किसी की मजाल की दादाजी के सामने खाने की मना कर दे। किसी तरह बात को संभालते हुए रमेश जी ऐसा बोले, बिटिया को बुलवा लेते, अब तो ज्यादा सही रहता भूपेश जी। रमेश जी सकुचाते हुए बोले। पर्दे के पीछे कान लगाती बुआ जी इतना सुन दौड़ती हुई गई और बोली, छोरी तैयार है, उसे ले चलो, छोरे वाले बुला रहे हैं। अंदर से जोर जोर की आवाज आने लगी। भूपेश जी भी अपना डंडा संभालते हुए कमरे में आए। शेष आगे। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, कहानी का आनंद लीजिए। आखिर ये बेमेल रिश्ता होगा भी या नहीं।